स्टूडेंट सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। तो हमने पीछे वर्क डन को कैलकुलेट किया था कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की क्या वैल्यू आती है। तो अब आज हम इस लेक्चर में देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल जो कि उस वर्क डन में से ई कैट और एम कैट और बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। हम उनको डिटेल से देखेंगे। स्टूडेंट हमारे पास ऐसे सिंपली एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल नहीं होंगे कि वर्क डन क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसकी डिमेंशन क्या है, ये तो आप सब ने याद किए होंगे। ऐसे कंसेप्चुअल एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल होंगे, ऐसे आपको फील आ जाएगा कि असल में वर्क डन है क्या और कैसे कैसे क्वेश्चन इस वर्क डन से आ सकते हैं। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को। तो जो पहला एमसीक्यूज है वो ये कह रहा है कि हमारे पास जब स्टेटमेंट वो ये देखता है कि जब एंगल 90 से बड़ा हो तो उस वक्त वर्क डन की क्या वैल्यू आएगी। नीचे उसने ऑप्शन दिए हैं पॉजिटिव, बी उसने दिया नेगेटिव, सी हमारे पास है बोथ और डी हमारे पास है नन। तो स्टूडेंट जब हमारे पास एंगल 90 से बड़ा हो तो उस वक्त वर्क की क्या वैल्यू आएगी। तो अब हम इसको देखते हैं ग्राफ से, हम इसको समझते हैं कि कैसे वर्क डन हमारे पास जब एंगल 90 से बड़ा हो तो कैसे आता है। ये इधर सपोज करो डिस्प्लेसमेंट है और ये एक फोर्स लग रही है। स्टूडेंट सपोज करो ये फोर्स लग रही है और इसने डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्स के साथ एंगल बनाया ये वाला। अब जब भी कोई कंपोनेंट कोई वेक्टर किसी एक्स एक्स के साथ एंगल बनता है तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक उसका हिस्सा एक्स में और दूसरा वाई में। इसी के दो हिस्से हो जाएंगे, एक उसका एक्स में और दूसरा वाई में। तो इसके हिस्से को हम ऐसे पकड़कर इस डायरेक्शन में कर लेंगे और एंगल ये क्या है हमारे पास 90 से छोटा है। जब 90 से एंगल छोटा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है और वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास ऐसे ये फोर्स का कंपोनेंट जाता 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 इधर चला जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में, जब एंगल क्या होगा 90 से बड़ा हो जाएगा। जब एंगल 90 से ऐसे बड़ा हो जाएगा फिर हमारे पास क्या वर्क की वैल्यू आएगी। तो जब हमने इस फोर्स के कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में करना है तो इसको हम ऐसे नहीं पकड़ सकते कि ऐसे करके इधर कर देंगे, ये अपने क्वाड्रेंट की तरफ ही झुकेगा, अपने क्वाड्रेंट में ही ये झुकेगा। यानी कि हम इसको ऐसे पकड़ के इस डायरेक्शन में करेंगे। जब हम इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो ये इधर आएगा, ये वाला ये इधर किस डायरेक्शन में आएगा फोर्स का कंपोनेंट। तो जब एंगल बड़ा 90 से तो उस वक्त क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस वक्त जो वर्क की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। ये था पहला और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। दूसरा वो कहता है कि बताओ नेगेटिव जो वर्क डन है इसकी एग्जांपल क्या है। पढ़ते तो हम हैं कि नेगेटिव वर्क डन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब वो कहता है कि इसकी एग्जांपल क्या है। तो ऑप्शन उसने दिए हैं वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जब बॉडी मूव करे इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये उसने ए ऑप्शन दिया। उसने बी दिया परपेंडिकुलर में मूव करे कंजर्वेटिव फोर्स के, सी उसने दिया फ्रिक्शन फोर्स और डी उसने ऑप्शन दिया इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट आप ध्यान से क्लिक करना कि नेगेटिव वर्क डन कब आता है। तो नेगेटिव वर्क डन उसी वक्त होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो वो एक फ्रिक्शन की फोर्स ही होती है जिसमें वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और हम इसको फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो जैसे जैसे ये आगे आएगा फ्रिक्शन की फोर्स इसको ऐसे पीछे की तरफ होगी, ऐसे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। ऐसे बॉडी आगे की तरफ आ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस वक्त जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। वो कहता है कि वर्क मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम वर्क डन की वो एग्जांपल पूछ रहा है। वो कहता है कि जब एंगल 45 हो, जब ए उसने ये ऑप्शन दे दिया, बी उसने कह दिया कि जब एंगल 90 हो, सी उसने ये ऑप्शन दे दिया
180 हो और डी हमारे पास है नन। अब स्टूडेंट अक्सर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं वो कैलकुलेटर के ऊपर जब कोज 45 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू प्लस में आती है, और जब 90 लिखते हैं तो वो वैसे कोज 90 तो जीरो हो गया, और जब 180 डालते हैं तो उस वक्त कोज 180 -1 के इक्वल होता है। और स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन पुट करके आ जाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट हमारे पास ये वाला ऑप्शन ठीक होगा 180 का। अब अगली बात है कि कैसे 180 का ठीक होगा। स्टूडेंट 180 के ऊपर जो कोज है उसकी वैल्यू -1 आती है, जो कि ये बता रही है कि सिंपली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। सिंपली वो ये बता रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। वर्क इस वक्त भी मैक्सिमम होगा, वर्क मैक्सिमम ही होगा, लेकिन नेगेटिव साइन ये बता रहा होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे फर्ज करो अगर जब 180 पुट किया तो हमारे पास वर्क आ गया -100। अब इसका ये मतलब नहीं कि ये -100 है, जीरो से भी छोटा है, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। ये भी ऐसे ही होगा नेगेटिव मैक्सिमम, ये भी इसको भी हम मैक्सिमम में लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। 90 के ऊपर तो वैसे ही जीरो, और कोज के ऊपर भी हमारे पास वर्क मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होते हैं। अब जो लास्ट एमसीक्यूज है वो ये कहता है कि वो ग्राफ वाला एमसीक्यूज है, वो कहता है कि हमारे पास ये एक ग्राफ दिया उसने, वो कहता है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है ये वाला, और उसकी फोर्स ये है और एंगल वो हमारे पास ये बना रहा है ये वाला। अब वो कहता है कि बताओ हमारे पास वर्क की क्या वैल्यू होगी। स्टूडेंट अब वो पूछ रहा है कि वर्क की क्या वैल्यू होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऑप्शन उसने हमारे पास नीचे दे दिए हैं। एफ कोज एंगल डी, एफ साइन एंगल डी, एफ साइन 45 डी या नन। तो स्टूडेंट अक्सर तो हमने वर्क डन यही पढ़ा होता है कि वर्क इज इक्वल टू एफ कोज एंगल डी, और हम इसके ऊपर क्लिक करके आ जाते हैं और अपना एमसीक्यूज गलत कर लेते हैं। स्टूडेंट उसने पूछा कि एंगल, अब उसने ये वाला दे दिया है, ये वाला वाई एक्सिस के साथ एफ कोज एंगल डी उस वक्त ठीक होगा जब हमारे पास एंगल डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के साथ होगा। उस वक्त हम इस फोर्स के कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास एंगल चेंज हुआ तो सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट अब एंगल के साथ ये वाला कोज बन जाएगा और इसके जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो एफ साइन बन जाएगा, जो कि असल में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। हमने ये नहीं देखना कि एफ कोज एंगल ही ले लिया, हमने फोर्स का वो वाला हिस्सा लेना है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। अब एफ साइन एंगल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, अब हमारे पास ये वाला ऑप्शन ठीक आएगा। ये तो थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो देखा कंसेप्ट वाले एमसीक्यूज थे, फील आ जाता है कि असल में वर्क डन होता क्या है। अब हम न्यूमेरिकल को देखते हैं जो कि ई कैट और एम कैट में बार बार रिपीट हुए थे। वो ये कहता है कि एक ये हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन देता है, वो कहता है कि एक ये पुली है ऐसे, उसके साथ ये हमने एक मैस लटका दिया 1 kg का, और इसकी दूसरी तरफ हमने ये 2 kg का मैस लटका दिया। अब जब ज़ाहिर बात है ये मैस बड़ा है तो हमारे पास ऐसे ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ऐसे इधर नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। अब कहता है कि इसने 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इधर ऊपर की तरफ तय किया है और इसने 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ऐसे नीचे की तरफ तय किया है। अब इतनी इंफॉर्मेशन वो दे के पूछता है कि बताओ वर्क डन बाय वेट की जो फोर्स है और वर्क डन बाय टेंशन। ये इतनी सी इंफॉर्मेशन दे के उसने ये 2 बातें हमसे पूछ ली हैं।
वर्क डन बाय वेट की जो फोर्स है और दूसरा जो वर्क डन बाय टेंशन है। तो अब हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डी कोज एंगल के। अब हम निकालते हैं पहले वेट की वजह से। तो हमें पता कि एफ हमारे पास क्या होता है, वेट की फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट की फोर्स हमारे पास मैस और जो ग्रेविटी की कम्बिनेशन से आती है वो वेट की फोर्स होती है। तो अब हमारे पास फोर्स कौन सी होगी, मैस कितना है 1 kg का, पहले इसकी वजह से निकालते हैं। तो मैस 1 आ गया, जी हमारे पास कितना आ गया 10 ले लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है 3। अब कोज एंगल क्या होगा, अब ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ और बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो कोज 180 होगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा -30 जूल। और ये स्टूडेंट नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को ही बताता है, मैग्नीट्यूड उसकी पॉजिटिव ही होगी, मैग्नीट्यूड उसकी मैक्सिमम ही होगी। नेगेटिव साइड सिर्फ ये बता रहा है कि जो उनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये तो हो गया पहला इसकी वेट की वजह से, ये जो वेट था। अब हम दूसरे का निकालते हैं। दूसरे में हमारे पास फोर्स मैस कितना है 2 है, जी ऐसे ही 10 है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही 3 है। और अब कोज कितना है हमारे पास 0, क्योंकि बॉडी की ग्रेविटी की फोर्स भी नीचे और ग्रेविटी जो हमारे पास बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो भी नीचे की तरफ। तो उस वक्त हमारे पास कितना आएगा 60 जूल वर्क डन आ गया। ये तो था इजी, हमने वेट की वजह से वर्क डन निकाल लिया। अब अगली बात आती है टेंशन की, कि टेंशन की वजह से हम किस तरह वर्क निकालें। इसको समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आप स्टूडेंट समझ लें। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है जो कि ये एक होता है, हमेशा याद रखना ये एफ नेट होता है। एफ नेट इज इक्वल टू मैस और एक्सेलरेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगी तो उस फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी में एक्सेलरेशन आया, और ये जो फोर्स होती है ये नेट होती है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट को सपोज कर लो रस्साकशी हो रही है, ऐसे ऐसे रस्साकशी हो रही है, इधर ये एक रस्सा है और इसको एक टीम इधर खींच रही है और एक इधर खींच रही है, ये ए टीम है और ये बी टीम है। अब अगर तो दोनों एक जितनी फोर्स लगा रहे तो ये पॉइंट हमारे पास इधर का इधर ही रहेगा, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो अगर हम ये नेट ना लिखें फिर तो ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही। फोर्स तो है हमारे पास अब भी, तो मैं एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 है, क्योंकि अब फोर्स नेट हम लेंगे, फोर्स हम नेट लेंगे। नेट का क्या मतलब कि दोनों की डिफरेंस आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा, उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन बॉडी में आएगा। अब एफ ए माइनस एफ बी क्या है 0 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0। लेकिन अगर ए वाली जो टीम है वो ज़्यादा फोर्स के साथ लगाए तो ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, और अब एफ ए ज़्यादा हो जाएगा एफ बी से। तो जितना एफ ए ज़्यादा हुआ एफ बी से, वो जो फोर्स होगी उसी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, जो वो बी से ज़्यादा थी, उसी डिफरेंस की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। अब इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम निकालते हैं वर्क डन बाई टेंशन। टेंशन की वजह से हम वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट इधर टेंशन ये ऊपर होगी ऐसे और इधर भी ऐसे ऊपर होगी। अब टेंशन भी एक फोर्स होती है, जैसे हमारे पास ऐसे है ना बॉडी, टेंशन असल में है क्या, अब बॉडी को हमने ऐसे बांधा हुआ है रस्सी के साथ ऐसे, तो बॉडी को तो नीचे जाना चाहिए ना, लेकिन वो नीचे नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि टेंशन की फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रही है। जितना बॉडी का वेट है उतनी ही टेंशन की फोर्स होती है जो कि उसको इक्विलिब्रियम में रखती है। बॉडी इसीलिए ऐसे ठहरी रहती है क्योंकि टेंशन उसको अपनी तरफ खींच रही है, उतनी ही फोर्स के साथ जितना ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है। इसलिए टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में होती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर की डायरेक्शन में। अब हमने ये भी टेंशन और ये भी टेंशन, अब हमने इस टेंशन की वजह से फोर्स को निकालना है। तो हमें पता कि टेंशन, अब हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ, इसलिए मैंने आपको ये सारा बताया। तो हमें पता इस वक्त बॉडी में एक्सेलरेशन कब आया, जब हमारे पास एफ ए ज़्यादा था, तो इस फोर्स के डिफरेंस की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन आया। अब भी दो फोर्सेज लग रही हैं स्टूडेंट, याद रखो, अब भी दो फोर्सेज लग रही हैं। एक ग्रेविटी की फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रही है, एक टेंशन ऊपर को, लेकिन बॉडी किधर जा रही है, ऊपर को जा रही है। इसका मतलब टेंशन की फोर्स ज़्यादा है, तभी तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है ना, क्योंकि टेंशन की फोर्स अब इसके वेट की फोर्स से ज़्यादा है। जब हमने इसका डिफरेंस लिखा, जिस तरह इधर लिखा था, तो डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, ऊपर की तरफ टी है, माइनस हमारे पास क्या आएगा, वेट की फोर्स, वो क्या होती है mg। तो मैस 1 है और g की वैल्यू हम ऐसे लिख लेते हैं,
और एक्सेलरेशन बॉडी में कितना आएगा, एम ए होता है, तो मैस अगेन 1 है और एक्सेलरेशन ए आ गया। ये इक्वेशन होगी 1। अब हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब अब वेट की फोर्स ज़्यादा है। ये दो फोर्सेज है ना ऐसे, अब बॉडी ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, ये टेंशन उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, वेट नीचे की तरफ, तो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब वेट की फोर्स ज़्यादा है, किससे, टेंशन से। तो अब हमारे पास वेट की फोर्स ज़्यादा है, मैक्सिमम, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं, इधर ऐसे ऐसे लिखा था। तो वेट हमारे पास किसके होता है, एम जी के, मैस 2 है, और जी ग्रेविटी की हमारे पास जी आ गया, माइनस अब टेंशन टी है, और बॉडी में एक्सेलरेशन कितना आएगा, मैस 2 है, ये इक्वेशन आ गई 2। अब इस इक्वेशन से हम टेंशन निकाल लेते हैं, दोनों से जिससे मर्जी आप टेंशन निकाल लें। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जी इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस ए, ये टेंशन की वैल्यू आ गई। अब जी की वैल्यू तो हमें पता, अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये प्लस दोनों इक्वेशन को कर दिया, तो ये टी से गया, 2g को जब हमने जी में से निकाला तो ये जी बचा, और ये 3a, और एक्सेलरेशन अब कितना आएगा, g डिवाइडेड बाय 3, जी तकरीबन 10 होता है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 3.3 तकरीबन। तो स्टूडेंट इस टेंशन की वजह से, जो सारी कम्बिनेशन की वजह से जो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, जो फोर्सेस लग रही हैं, इन कंबाइंड फोर्सेस के इफेक्ट से जो बॉडी में एक्सेलरेशन आया, उसकी क्या वैल्यू आई, 3.3। देखो स्टूडेंट, ये होता है असल में कैसे उसने कितनी आसान कैलकुलेशन से हमने ये तमाम चीज़ें निकाल ली, और कितना फील वाली चीज़ें हैं कि कैसे बॉडी में एक्सेलरेशन आया, कैसे बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, और कैसे हम उसे वर्क डन निकाल सकते हैं। अब हमारा अगला काम क्या है, हमने वर्क डन निकालना है, किसकी वजह से, टेंशन की वजह से। तो टेंशन हमारे पास क्या आएगी, जी एक्सेलरेशन कितना आया, जी डिवाइडेड बाय 3, तो टेंशन की हमारे पास फोर्स आ जाएगी 4g डिवाइडेड बाय 3। अब हमें चाहिए वर्क डन, तो हम अपने मंजिल के ऊपर पहुंच गए हैं। वर्क डन आ जाएगा, FOD होता है ना, तो फोर्स हमारे पास टेंशन की जो कि है 4g डिवाइडेड बाय 3, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, 3 मीटर का। तो ये 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वर्क डन बाय टेंशन आया वो कितना आया, 40 जूल का, ये वर्क डन आया बाय टेंशन। तो ये तमाम कैलकुलेशन से हमने वर्क डन निकाल लिया बाय वेट फोर्स और बाय टेंशन फोर्स। स्टूडेंट आप इसको एक दफ़ा नोट कर लें। अब हम अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। अब इधर तो हमने देखा कि फोर्स एक ही डायरेक्शन में थी, चाहे ग्रेविटी की हो या चाहे हमारे पास टेंशन की हो, वो या तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है या उसकी डायरेक्शन में होती है। लेकिन अगर फोर्स हो जाए दो हिस्सों में, एक उसका हिस्सा एक्स में चला जाए और एक उसका हिस्सा वाई में चला जाए, और ये फोर्स की वैल्यू है। और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट उसने दिया हो इस तरह, बॉडी यहाँ से यहाँ चलेगी 2 3 से 4 5 पे। अब वो कहता है कि बताओ वर्क की वैल्यू क्या होगी। इस तरह भी हमारे पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं, सिंपली नहीं कि FOD को मल्टीपल कर दिया तो वर्क आ गया, इस तरह के भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब फोर्स तो हमें पता कि ये उसका 2 हिस्सा है। अब हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 जे वेक्टर। अब x2 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 होगा। तो x2 में से x1 निकाला तो क्या आ जाएगा 2i, और y2 में से y1 निकाला तो ये आ जाएगा 2j। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमें फोर्स भी पता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पता, तो वर्क क्या आ जाएगा 2i प्लस 4j, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो 2i प्लस 2j आ जाएगा। तो ये 2 2 बन जाएगी 4 और i 1 हो जाएगा, प्लस 4 2 8,
तो टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 12 जूल का। तो इस तरह के हमारे पास वो घुमा फिरा के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को पूछ सकता है। तो आई होप इस तमाम वर्क के रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।